जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही मजे में होंगे और अपने क्लास 10th की तैयारी बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए दोस्तों साइंस का टेस्ट लेने वाला हूं। दोस्तों साइंस का टेस्ट लेने वाला हूं, देखते हैं दोस्तों कौन आदमी 80 में 70 का जवाब दे पाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए ईमानदारी से दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आज आप लोग दीजिएगा और हम सबका कमेंट पढ़ेंगे कि किसका कितना आंसर सही हुआ। ठीक है ना दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का पहला सवाल। दोस्तों आज का पहला सवाल है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, बहुत ही मस्ट यही सवाल है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि फोकस से ध्रुव के ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। दोस्तों कहा जा रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर जाने जाने पर दोस्तों अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। दोस्तों आवर्धन का मान बढ़ता है, यानी फोकस दूरी से अगर अवतल दर्पण में दोस्तों फोकस से ध्रुव की ओर दोस्तों जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों कह रहा है दोस्तों कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, क्या दोस्तों यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब दोस्तों होगा दोस्तों कम तौब बनेगा, या क्या क्या बनेगा दोस्तों, कम तौब बनेगा। यदि दोस्तों अवतल दर्पण का निचला भाग दोस्तों आधा टूट जाएगा दोस्तों तो कम तौब बनेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों अवतल दर्पण में आवर्धित। दोस्तों आवर्धित कहने का मतलब होता है बड़ा, क्या दोस्तों बड़ा होता है। ठीक है ना, तो अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए दोस्तों वस्तु को कहां पर रखा जाता है। दोस्तों अगर अवतल दर्पण में बना बड़ा प्रतिबिंब बनाना है दोस्तों और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखना चाहिए। कहा दोस्तों फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे दोस्तों तो कैसा बनेगा, आवर्धित और काल्पनिक बनेगा। ठीक है ना, प्रतिबिंब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताओ दोस्तों क्या आप लोगों को सही दोस्तों आंसर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर आप लोग इस टेस्ट में पास कर जाते हैं दोस्तों तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है ना, दोस्तों अगला सवाल है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। दोस्तों कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण के सामने में वस्तु को कहां पर रखा जाए कि दोस्तों प्रतिबिंब जो है सो उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो दोस्तों वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखते हैं तो उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। दोस्तों किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो मात्रक विहीन होता है। क्या होता है दोस्तों, मात्रक विहीन। डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है ना दोस्तों, आपके सीधे से एग्जाम में देखने को मिलेंगे यह सवाल। दोस्तों सवाल है कि सघन माध्यम से दोस्तों विरल माध्यम में गमन करती है। दोस्तों कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, मान लीजिए दोस्तों यह क्या है, तो एक पथ है। ठीक है ना, ऊपर में दोस्तों सघन माध्यम है, नीचे में विरल माध्यम है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बीच में डाला गया लंब अभिलंब है। क्या दोस्तों, अभिलंब है। तो दोस्तों यहाँ से प्रकाश की किरण आई, ठीक है ना, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश की। जब दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश की दोस्तों तो अभिलंब से दूर हट गया। क्या दोस्तों, अभिलंब से दूर हट गया। ठीक है ना दोस्तों, यह अभिलंब के निकट है तो इसको आई से सूचित करते हैं और इसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है ना दोस्तों,
आई कहने का मतलब होता है इंसिडेंट रे, आर कहने का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड रे। दोस्तों तो कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो आपतन कोण आई बराबर 0 डिग्री होता है, ठीक है ना दोस्तों। और आपतन कोण दोस्तों, अपवर्तन कोण दोस्तों आर में क्या संबंध है यह पूछा गया है दोस्तों। तो आर जो होता है दोस्तों वह बड़ा होता है किससे, तो आई से होता है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अविलंब के काफी निकट है, ठीक है ना, लेकिन यह अविलंब से काफी ज्यादा दूर हट रहा है, ठीक है ना। यानी कि आर जो है वह आई से काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। सवाल है दोस्तों कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। दोस्तों सवाल कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है ना दोस्तों वह वास्तव में कितना होता है यह पूछा गया है। तो दोस्तों अपवर्तनांक पूछा गया है तो अपवर्तनांक होता है एक से अधिक। अगर दोस्तों प्रकाश की चाल पूछा जाता तो वह 3 लाख किलोमीटर होता। कितना होता दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर होता, ठीक है ना। या फिर 3 × 10⁻⁸मीटर प्रति सेकेंड होता, ठीक है दोस्तों। हमें फटाफट से कमेंट करें दोस्तों कि किन लोगों का 80 में 80 आने वाला है मार्क्स और किन लोगों का 80 में 70 जवाब आने वाला है। हमें फटाफट से कमेंट करके बताएं दोस्तों। क्षमता है तो आप लोग 80 में 80 का जवाब दे करके बताइए, ठीक है ना। हम भी तो जरा देखें कि कौन स्टूडेंट है जो 80 में 80 कर सकता है। हमें फटाफट से कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश की किरणें दोस्तों को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, यानी कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता के कारण दोस्तों प्रकाश की किरण को जल्दी मोड़ देता है, जिसका क्षमता ज्यादा होगा वो जल्दी लेंस को मोड़ देता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, लेंस की क्षमता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, क्या गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। दोस्तों अपवर्तनांक पूछा गया है तो दोस्तों सबसे कम होता है पानी का। किसका होता है दोस्तों, पानी का होता है अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, सबसे कम होता है, ठीक है ना। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42। कितना होता है दोस्तों, 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक, ठीक है ना। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। दोस्तों आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे दोस्तों नॉर्मली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होने का प्रयास होगा दोस्तों। मेरा है अंदाजा कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मेहनत कीजिए और दोस्तों अपने एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे 35 नंबर का फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों और 25 नंबर का बायो का क्वेश्चन 80 में से रहेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो बचे केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह सवाल 2024 में पूछा गया था दोस्तों कि कुछ बादलों का रंग जो दोस्तों कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि बादल का रंग जो होता है वह उजला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है दोस्तों, उजला दिखाई पड़ता है, लेकिन क्यों दोस्तों, तो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों बादलों का रंग जो है वह उजला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है दोस्तों, उजला दिखाई पड़ता है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। दोस्तों टिंडल प्रभाव जो है दोस्तों वह किसको प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। क्या क्या करता है दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रभाव दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, कह रहा है कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णित करता है। दोस्तों वायुमंडल में कौन सा वर्ण है दोस्तों जो अधिक प्रकीर्णित करता है। दोस्तों तो नीला रंग जो होता है दोस्तों वह वायुमंडल में दोस्तों अधिक प्रकीर्णित करता है यानी फैलाता है, ठीक है ना। वायुमंडल में दोस्तों कौन सा वर्ण जो होता है दोस्तों वह प्रकीर्णित करता है, तो नीला रंग जो होता है दोस्तों वायुमंडल में बहुत ज्यादा फैलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि ओजोन परत क्या दोस्तों, ओजोन परत किस हानिकारक क्या दोस्तों क्या विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों ओजोन परत जो है वह किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को दोस्तों प्रदर्शित करता है। दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट से दे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर इसका राइट आंसर मिल रहा है दोस्तों तो 14 का राइट आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम सबसे प्रभावी रंग होते हैं। दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बता दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग होता है, सबसे ज्यादा दोस्तों दिखने वाला रंग कौन होता है? लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है या फिर हरा होता है? फटाफट से दोस्तों हमें कमेंट करके बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों देखते हैं आज कितने आदमी का दोस्तों राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आते हैं, क्योंकि दोस्तों टेस्ट है और आप लोगों को हम टेस्ट ले सकते हैं कौन कौन आंसर दे पाते हैं सही। 15 का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी से दे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों किलोवाट घंटा यानी केडब्ल्यूएस मात्रक है दोस्तों। केडब्ल्यूएस मात्रक को दोस्तों यूनिट में भी मापते हैं, ठीक है ना दोस्तों। किलोवाट घंटा मात्रक है, क्या किसका मात्रक है दोस्तों? तो ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों? ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 14-15 का जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दे दोस्तों। नहीं आता है फिर भी हमें बताएं कि हमें नहीं आता है, हम बता देंगे दोस्तों। दोस्तों आपके सामने में दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट, कितना वोल्ट दोस्तों? 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। कितना वाट अंकित है दोस्तों? 100 वाट अंकित है दोस्तों। जब इसे 110 वोल्ट पर दोस्तों प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है यह पूछा गया है दोस्तों। फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? तो आर बराबर पी बटे वी टू होता है। क्या होता है दोस्तों? आर बराबर पी बटे वी टू, ठीक है ना। पावर कितना दिया हुआ, क्षमता दिया हुआ, वाट कितना दिया हुआ दोस्तों? 100 वाट दिया हुआ, ठीक है ना। वोल्ट कितना है दोस्तों? तो 220 वोल्ट है। कितना वोल्ट है दोस्तों? 220 वोल्ट है दोस्तों, ठीक है ना। अगर 100 में 220 वोल्ट, अब 220 V2 है ना दोस्तों, यानी वोल्ट को दुगना कर देना है। स्क्वायर करेंगे दोस्तों, काट देंगे तो बचेगा 484 ओम। क्या दोस्तों? 484 ओम आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव द्रव होता है दोस्तों। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है दोस्तों। क्या कौन होता है दोस्तों? विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव कौन होता है दोस्तों? द्रव्य कौन होता है? टंगस्टन होता है। कौन होता है दोस्तों? टंगस्टन होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य कौन होता है दोस्तों? तो टंगस्टन होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को दोस्तों उष्मा में बदलता है। किसमें बदलता है दोस्तों? उष्मा में बदलता है। तो कौन परिपथ बदलता है दोस्तों? प्रतिरोध जो होता है ना दोस्तों, प्रतिरोध जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है दोस्तों? तो उष्मा में बदल देता है, ठीक है ना। परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल दे उसे कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, बहुत वीवीआई सवाल है दोस्तों। कह रहा है कि प्रतिरोधकों के लिए संयोजन में दोस्तों एक प्रतिरोध घटा लेने पर दोस्तों प्रतिरोध बढ़ता है या फिर बढ़ता है, बढ़ जाता है दोस्तों। यह संयोजित था दोस्तों। तो समांतर क्रम में दोस्तों अगर हटाया जाता है दोस्तों या फिर बढ़ाया जाता है, किसमें दोस्तों? समांतर क्रम में बढ़ाया घटाया जाता है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो प्रतिरोध होते हैं जो बढ़ाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है दोस्तों। फटाफट से कमेंट करके बता दोस्तों कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है दोस्तों? तो मीटर में व्यक्त किया जाता है। किसमें? मीटर में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट से बताएं दोस्तों कि 21 में से किसका 21 सही हुआ है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। बहुत ही मस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों कि डायनेमो जो है दोस्तों वह यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। डायनेमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है कि किस युक्ति में दोस्तों विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है दोस्तों। किस युक्ति में विभक्त वलय जो है दोस्तों तो वह दिक परिवर्तन का कार्य करता है दोस्तों। तो विद्युत मोटर में दोस्तों विभक्त वलय जो है दोस्तों वह दिक परिवर्तन का कार्य करता है, ठीक है ना।
ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही मस्ट बी वाली सवाल है दोस्तों। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है दोस्तों? वेबर होता है, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है दोस्तों। आप लोगों को बता दें कि एसआई मात्रक से दोस्तों आप लोगों को याद करके जाना होगा, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आप लोगों को बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। एसआई मात्रक से क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है दोस्तों कि क्या कह रहा है दोस्तों? विभक्त वलय युक्ति होता है दोस्तों। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, किसमें उपयोग होता है दोस्तों? तो डीसी मोटर में उपयोग होता है। किसमें होता है दोस्तों? डीसी मोटर में होता है। यानी विभक्त वलय जो है दोस्तों वह किसमें उपयोग करते हैं विभक्त वलय को? तो डीसी मोटर में करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि जो दहन कण उष्मा उत्पन्न करते हैं, क्या दोस्तों? जो दहन कण उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जो दहन कण उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे ईंधन कहा जाता है दोस्तों। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया दोस्तों। फटाफट से दोस्तों इस सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए। लाइक की संख्या कम दिख रही है दोस्तों। अब फटाफट से दोस्तों हमें बताएं कि 25 फिजिक्स में से दोस्तों, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन में से आपका कितना राइट आंसर आया है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे ईंधन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा दोस्तों कि सौर ऊर्जा के, क्या दोस्तों? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं दोस्तों। सौर ऊर्जा को डायरेक्टली दोस्तों बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं दोस्तों सौर सेल। क्या कहते हैं दोस्तों? सौर सेल कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी सौर ऊर्जा को दोस्तों सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फटाफट से दोस्तों कमेंट करके बताएं दोस्तों आप लोगों को राइट आंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है दोस्तों, कितना हो रहा है नहीं हो रहा है। हमें इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में करके बताएं दोस्तों। क्या हो रहा है कि सौर सेल में दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? यूरेनियम का या प्लास्टिक का या फिर सिलिकॉन का या फिर दोस्तों प्लूटोनियम का किया जाता है दोस्तों। फटाफट से कमेंट करके 28 का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दोस्तों। चलिए टेस्ट है दोस्तों, तो आप लोगों से हम भी क्वेश्चन कभी कभी कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे। क्या रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों किसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है दोस्तों? या फिर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है दोस्तों? तो सीएनजी का उपयोग दोस्तों खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। एलपीजी गैस का उपयोग किया जाता है, बायोगैस का उपयोग किया जाता है, कोयला का उपयोग किया जाता है खाना बनाने में, लेकिन दोस्तों सीएनजी का उपयोग अभी तक खाना बनाने में उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 28 का क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दोस्तों, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है दोस्तों कि ऊर्जा के दो अनवनीकरणीय स्रोत हैं दोस्तों। ऊर्जा के दो अनवनीकरणीय स्रोत क्या क्या है दोस्तों? आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताओ दोस्तों। कोयला और तथा पेट्रोलियम जो है दोस्तों वह ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, ठीक है ना दोस्तों। आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में दोस्तों कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है दोस्तों। तो कौन कौन है दोस्तों? तो कोयला और पेट्रोलियम जो है दोस्तों वह ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि दोस्तों स्टार्च, क्या है दोस्तों? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए दोस्तों किस विलय, क्या दोस्तों किस विलयन का उपयोग होता है? 30 सेकंड में दोस्तों जवाब दे हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों। कह रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए दोस्तों विलयन का उपयोग होता है, किसमें होता है दोस्तों? तो आयोडीन में होता है, ठीक है ना दोस्तों। आयोडीन में दोस्तों स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए विलयन का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों किसे रंध्र में छिद्र घिरे रहते हैं दोस्तों? निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं दोस्तों? तो गार्ड कोशिका से दोस्तों रंध्र का यानी स्टोमाटा का छिद्र जो होता है दोस्तों वह घिरा हुआ रहता है, ठीक है ना। किससे दोस्तों? तो रंध्र के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों पौधे में प्रकाश संश्लेषण, क्या दोस्तों पौधे में प्रकाश संश्लेषण का क्या दोस्तों स्थान है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है दोस्तों, तो क्लोरोप्लास्ट में है। क्या दोस्तों क्या है, क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। फटाफट से दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों कितना अभी तक राइट आंसर हुआ है आप लोगों का, फटाफट से कमेंट करें दोस्तों। और दोस्तों कौन कौन चाहता है 450 प्लस मार्क्स लाना दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि मृत शरीर को पचाने वाले जीव को कहते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं दोस्तों, अपघटक जीव कहते हैं, यानी कि दोस्तों मरा हुआ शरीर को पचाने वाले जीवों को कहते हैं दोस्तों, तो अपघटक जीव कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, अपघटक जीव कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 80 क्वेश्चन होने हैं दोस्तों, और आप लोग अभी तक इस सेशन को दोस्तों अच्छे तरीके से सेशन को शेयर नहीं किया और कमेंट करके दोस्तों आप लोग बता भी नहीं रहे दोस्तों कितना सही हुआ है। फटाफट से दोस्तों कमेंट करके बताएं हम लोग। दोस्तों सवाल है क्या, पर्यावरण मुख्य रूप से दोस्तों कितने घटकों का बना होता है दोस्तों, पर्यावरण जो है दोस्तों मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है दोस्तों, तो 2 घटक का बना होता है। कितने घटक दोस्तों, 2 घटक का बना होता है, ठीक है ना दोस्तों, जैव और अजैव, ठीक है दोस्तों। पर्यावरण जो है मुख्य रूप से दोस्तों 2 घटकों से मिलकर के बना होता है, जैव और अजैव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में दोस्तों कौन है, यानी कि परितांत्रिक के क्या दोस्तों, परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां दोस्तों निम्न में से कौन है दोस्तों, तो कौन कौन है दोस्तों, उत्पादक है, उपभोक्ता है दोस्तों, अपघटक है, यानी इनमें से सभी होगा, यानी ये सभी डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, सवाल कह रहा है कि ऑक्सीजन क्या दोस्तों, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए दोस्तों आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है दोस्तों, तो घातक विषय है, क्या दोस्तों, देखिए दोस्तों ऑक्सीजन जो है वह सभी क्या दोस्तों, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जैसे हम हमारे लिए भी जरूरी है दोस्तों, आपके लिए भी जरूरी है, क्या तो ऑक्सीजन, लेकिन दोस्तों ओजोन जरूरी नहीं है, क्यों, क्यों दोस्तों ओजोन जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ओजोन जो है वह घातक विष है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आपका अगला सवाल है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं दोस्तों, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं, यानी दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता में दोस्तों हिरन होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्या दोस्तों परिस्थानिक तंत्र में हिरन होते हैं दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता में, ठीक है। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों 39 नंबर सवाल। दोस्तों 39 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि कौन सी गैस ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी होते हैं दोस्तों, ऐसा कौन सी परत है दोस्तों जिसमें दोस्तों गैस ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो दोस्तों क्लोरो क्या दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है दोस्तों वह ओजोन परत में छेद के लिए दोस्तों उत्तरदायी होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल है 40 नंबर के, निम्नलिखित में दोस्तों किसके कारण अम्ल वर्षा होती है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण दोस्तों क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है, यानी कि SO4, ठीक है ना दोस्तों, सॉरी SO2 के कारण दोस्तों क्या होता है, तो अम्ल वर्षा होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अभी तक आप लोगों को कितना सही हुआ दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों, जिससे हम एक रेशियो निकाल सके, है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है कि फ्लोएम उत्कों के द्वारा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है दोस्तों, फ्लोएम उत्कों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है दोस्तों, किसके द्वारा होता है, किसके रूप में होता है दोस्तों, तो सुक्रेज के रूप में दोस्तों फ्लोएम उत्कों के द्वारा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, यहाँ से कुछ सवाल बच जाते हैं दोस्तों। हम बताए हैं दोस्तों कि 80 सवाल कराने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों देखते हैं कि कौन 70 का जवाब दे पाते हैं और कौन 80 का जवाब दे पाते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताएं हमें दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि मानव में वहन तंत्र के घटक है दोस्तों। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है दोस्तों? तो वृक्क जो है वहन तंत्र के घटक है, त्वचा भी है और फेफड़ा भी है, यानी इनमें से सभी होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि कोशिकांग कोशिकांग को दोस्तों क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं दोस्तों? बहुत ही मस्ट भी सवाल है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट बिंदु जो होते हैं वह किस रंग के होते हैं दोस्तों? तो हरा रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं दोस्तों? हरा रंग के होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। क्या है सवाल दोस्तों? सवाल है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होते हैं दोस्तों? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति दोस्तों किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होते हैं दोस्तों? तो इंडोडर्म द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं दोस्तों? इंडोडर्म के द्वारा होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे। क्या दोस्तों अग्नियास क्या दोस्तों अग्नाशय दोस्तों अग्नाशिक रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम होते हैं? अग्नाशय रस में को दोस्तों कौन से एंजाइम होते हैं दोस्तों? तो क्या होते हैं दोस्तों? एमा क्या है? इमाइलेज एवं माल्टोज होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एमाइलेज एवं माल्टोज होते हैं, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अग्नाशिक रस में दोस्तों कौन से एंजाइम होते हैं? तो माल्टोज और इमाइलेज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि कार्बन में क्या दोस्तों कार्बन के स्वांगीकरण के लिए दोस्तों ऊर्जा स्रोत है, यानी कार्बन के स्वांगीकरण के लिए दोस्तों ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो सूर्य के प्रकाश जो है दोस्तों कार्बन स्वांगीकरण के लिए दोस्तों बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश जो है दोस्तों हम पृथ्वीवासियों के लिए बहुत बड़ा स्रोत है, और स्वांगीकरण के लिए भी ऊर्जा जो है वह सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कि ग्रहणी भाग है दोस्तों। ग्रहणी भाग क्या है दोस्तों? तो छोटी आंत का दोस्तों ग्रहणी भाग होता है। क्या होता है दोस्तों? ग्रहणी भाग है छोटी आंत। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? तो वृद्धि जो है दोस्तों वह जीवन का एकमात्र विशेष क्या दोस्तों एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है ना, वृद्धि जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। सवाल क्या रहा है कि पौधों में रसारोहण होते हैं दोस्तों। पौधों में रसारोहण होते हैं फ्लोएम में। किस में होते हैं दोस्तों? फ्लोएम में रसारोहण होते हैं। ठीक है ना, रसारोहण किस में होते हैं दोस्तों? तो फ्लोएम में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। कह रहा है कि शरीर में किस छोटी रक्त विहीन है दोस्तों? शरीर में सबसे छोटी रक्त विहीन कौन है दोस्तों? तो वेना केवा है। कौन है दोस्तों? वेना केवा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 51 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, यानी कि मानव के मूत्र में दोस्तों यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होता है दोस्तों? तो 2% यूरिया की मात्रा होता है। कितना होता है दोस्तों? 2% यानी 2% होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है दोस्तों, यानी फ्लोएम ऊतकों के द्वारा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है दोस्तों। किसमें होता है? तो सुक्रेज के रूप में होता है। किसमें होता है दोस्तों? सुक्रेज के रूप में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा संवहन ऊतक है दोस्तों? कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है दोस्तों? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी और सी होगा, यानी फ्लोएम होगा और जाइलम जो है दोस्तों वह संवहन ऊतक है। ठीक है ना, क्या दोस्तों
एपिडर्मिस जो है दोस्तों वह फ्लोएम ऊतक नहीं है, ठीक है ना। आपका क्या बोलते हैं दोस्तों, संवहन ऊतक कौन कौन है, तो फ्लोएम है और जाइलम है, ठीक है। यानी बी और सी दोनों इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है दोस्तों। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है दोस्तों, तो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस होता है दोस्तों द्रव में। कौन द्रव में, तो कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। यानी कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत दोस्तों एडीपी के टूटने से दोस्तों कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 3.5 के क्या दोस्तों किलो जूल मोल होता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। दोस्तों बहुत ही अहम प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि कोशिका झिल्ली जो है वह किस प्रकार की झिल्ली है दोस्तों, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कौन सा पारगम्य झिल्ली है दोस्तों, अर्ध पारगम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, क्या रहा है दोस्तों कि कौन सी बीमारी दोस्तों क्या है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है दोस्तों, यानी कि सांस से संबंधित है दोस्तों। तो क्या दोस्तों, निमोनिया जो है दोस्तों वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, श्वसन तंत्र से दोस्तों निमोनिया बीमारी जो है तो वह संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि अभिक्रिया जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है वह कहलाता है दोस्तों। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाता है द्विविस्थापन। क्या कहलाता है दोस्तों, द्विविस्थापन कहलाता है। दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताएं कि कितना आंसर सही हुआ है अभी तक आपका, ठीक है ना। दोस्तों देखते हैं आज के 70 में 70 कौन से आदमी का आता है सही जवाब इसका, ठीक है ना। आगे सवाल कह रहा है दोस्तों, सवाल है कि अमोनिया क्या दोस्तों जब मैग्नीशियम फीता का जलाया जाता है, यानी जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है दोस्तों तो उत्पन्न आग की लौ होती है। कैसा होता है दोस्तों, तो चमकीला उजला होता है। कैसा होता है, चमकीला और उजला होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 60 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है दोस्तों कि Zn यानी जस्ता प्लस में CuSO4, ठीक है ना दोस्तों। CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट को जब एक साथ अभिक्रिया करवाया जाता है दोस्तों तो क्या यह दोस्तों ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों, तो विस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3। क्या दोस्तों, CaCO3, ठीक है ना। क्या दोस्तों खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO का होल थ्राइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, क्या रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट होता है। क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 63 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 है। क्या दोस्तों, Na2CO3 जो है वह सोडा एस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है दोस्तों। CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है दोस्तों, तो विरंजक चूर्ण इसका नाम है। क्या नाम है दोस्तों, विरंजक चूर्ण नाम है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन गोबर क्या दोस्तों ग्लोबल लवण का सूत्र है। ग्लोबल लवण का सूत्र पूछा गया दोस्तों। ग्लोबल लवण का सूत्र होता है Na2SO4 इंटू 10H2O। क्या होता है दोस्तों, Na2SO4 इंटू 10H2O, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित यौगिक में दोस्तों कौन दुर्बल अम्ल है दोस्तों। प्रबल अम्ल होते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, और दुर्बल अम्ल पूछा गया है दोस्तों तो CH3COOH जो है वह दुर्बल अम्ल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है दोस्तों। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों, तो Na3PO4 क्या होता है दोस्तों, Na3PO4 जो है दोस्तों वह सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है दोस्तों, यशद पुष्प क्या है दोस्तों। यशद पुष्प क्या है दोस्तों, तो ZNO जो है दोस्तों यशद पुष्प है, क्या दोस्तों, यशद पुष्प है, ठीक है ना। ZNO जो है वह यशद पुष्प है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 69 नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है दोस्तों। जल के वैद्युत अपघटन में दोस्तों कैथोड पर दोस्तों कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 70 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 70 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि लोहे के फ्राइंग, क्या दोस्तों, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए दोस्तों निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है दोस्तों। ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। हाँ दोस्तों इनमें से सभी होगा, यानी डी इसका राइट आंसर। जिंक से बचाने के लिए दोस्तों क्या करना होता है ना, जंग लगने से बचाने के लिए ग्रीस लगा देते हैं अगर लोहा पे तो हमारा लोहा बच जाता है, पेंट लगा देते हैं, कलई कर देते हैं, जिंक का परत चढ़ा देते हैं तो हमारा लोहा बच जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ तक दोस्तों कितना राइट आंसर हुआ फटाफट से कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों, अपना वाणी दोस्तों जरूर पेश करें, ठीक है ना। दोस्तों 80 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। देखते हैं दोस्तों कि 80 में से 70 आंसर किसका किसका आ गया है। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं, यानी कि दोस्तों स्टेनलेस स्टील में दोस्तों लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं। कौन रहते हैं दोस्तों, तो निकेल और क्रोमियम। कौन रहते हैं दोस्तों, निकेल एवं क्रोमियम, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि एल्डिहाइड श्रेणी, कौन श्रेणी दोस्तों, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का क्रियाशील मूलक कौन है दोस्तों। एल्डिहाइड श्रेणी का क्रियाशील मूलक ऑप्शन सी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है दोस्तों। कितने आबंध पूछे हैं, 3 आबंध पूछे हैं, ठीक है ना, यानी C3H4 होगा दोस्तों। आप लोग काउंट कर सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 कितने आबंध है दोस्तों, 3 आबंध है, ठीक है ना। बोला गया है 3 आबंध बनाने के लिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, 3 आबंध बन गए, यानी कि C3H4 जो है दोस्तों हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है कि दोस्तों कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है दोस्तों। CH4 मीथेन जो है दोस्तों वह सबसे सरल यौगिक है, क्या है दोस्तों, सबसे सरल यौगिक है, ठीक है ना। 74 क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। 75 नंबर सवाल पर आते हैं दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि OH जो होता है ना दोस्तों, OH का क्रियाशील मूलक होता है दोस्तों एल्कोहल होता है, क्या होता है दोस्तों, OH जो होता है दोस्तों OH का क्रियाशील मूलक कौन होता है दोस्तों, तो एल्कोहल होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन दोस्तों बोला गया बेंजीन का, ठीक है ना दोस्तों। तो C6 है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, टेकेन, ठीक है ना दोस्तों। बोला गया दोस्तों एसिटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि दोस्तों इसमें टोटल आबंध हाइड्रोजन के 6 है और कार्बन के 6 है, यानी कि C6H6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों वर्गों की संख्या कितनी है। आपको बताएं तो दोस्तों कि वर्गों की संख्या 18 है, ठीक है ना दोस्तों।
आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 18 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 78 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। क्या रहा है दोस्तों कि मुंडलिप की आवर्त सारणी में दोस्तों वर्गों की संख्या 8 है, आवर्तों की संख्या 18 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। यानी कि मुंडलिप के आवर्त सारणी में दोस्तों वर्गों की संख्या होती है 8, आवर्तों की संख्या 18 होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों कितना सही हुआ गलत हुआ हमें कमेंट करके आप लोग जरूर जाइएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि मुंडलिप ने दोस्तों अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था दोस्तों। तो परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाया था। कैसे सजाया था दोस्तों? तो परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में, यानी हाइड्रोजन 1, लिथियम 2 ऐसे करके, ठीक है ना, हीलियम 2, लिथियम 3 ऐसे करके दोस्तों सजाए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर दोस्तों कहा गया है दोस्तों, सवाल है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में दोस्तों अष्टक सिद्धांत दिया गया था दोस्तों। तो कौन दिए थे दोस्तों? न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया था। अष्टक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों 80 क्वेश्चन हुए यहाँ पर द इंड, ठीक है ना। और आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट दोस्तों बहुत ही बढ़िया आया होगा। ठीक है ना, अगर आया है बढ़िया दोस्तों तो हमें फटाफट से कमेंट करके अपना अपना रिजल्ट दोस्तों जरूर बताएं। ठीक है ना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना अपना रिजल्ट हमें जरूर बताएं कि 80 में से दोस्तों कितना नंबर आपका आया। क्या 70 आया, क्या 80 में 80 आया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपने क्लास 10 की तैयारी बहुत ही ध्यान तरीके से कीजिए। धन्यवाद।